राधिका जब तक कपड़े बदल कर आई, श्यामल उसकी ओर पीठ करके सो चुके थे। एक गहरी सांस छोड़ी राधिका ने। अब ये तूफान कुछ दिन तक लंबा चलेगा उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में। माना कि शांति देवी की रजामंदी नहीं रही कभी उसकी शादी में, पर 24-25 साल काफ़ी नहीं होते किसी को दिल में जगह देने के लिए। वो जानती है सास की नाराज़गी किस हद तक जहर बन जाती है पति पत्नी के बीच। तभी तो माँ को समझा कर आई है नंदी को दिल से अपनाने की। आज भी याद है उसे वो घटना जो पिताजी के गुजर जाने के बाद घटती चली गई उसकी ज़िंदगी में। 20 साल की थी वो जब एक रात दिल का दौरा पड़ने से पिताजी अचानक चले गए। माँ को व्यापार की जानकारी थी नहीं और भाई रजनीश तब 17-18 साल का रहा होगा। उसकी 12वीं की परीक्षाएं थीं 15 दिन बाद से। सारे मुनीम और रिश्तेदार अपना घर भरने में लग गए। जरूरी कार्रवाई के नाम पर माँ से सैकड़ों कागज़ साइन करा लिए थे फूफा जी और चाचा जी ने। 1.5 महीने में कोठी खाली करने की नौबत आ गई। रजनीश की परीक्षाएं तो भूल ही जाइए, बेचारे को रोज़ बैंक और कोर्ट के सम्मन आने शुरू हो गए। उधर यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन के अध्यक्ष श्यामल की बेचैनी चरम सीमा पर थी। महीने भर से ऊपर हो गया था राधिका के पिताजी को गए। अब तक तो कॉलेज आना शुरू कर देना चाहिए था। श्यामल की बेचैनी देखकर उसके दोस्तों ने कॉलेज की तरफ से अटेंडेंस शॉर्ट का नोटिस तैयार किया और श्यामल को लेकर उनके घर पहुंच गए। राधिका और सुधाजी सारा सामान बांध चुके थे। रजनीश किराए के लिए मकान देखने गया हुआ था। कलेजा मुँह को आ गया श्यामल का राधिका की हालत देखकर। उसके दिल का सुकून थी वो। कितना भी गुस्से या ताव में होता था, श्यामल राधिका की एक झलक उसके कलेजे को ठंडक पहुंचा देती थी। पर आज उसके अंदर की उथल पुथल कुछ और बढ़ गई। अपने आसपास का सब धुंधला सा लगने लगा श्यामल को। उसने झट से राधिका को सीने में भर लिया। भूल गया वो कि राधिका की माँ, उसके दोस्त सब उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इस समय बस वो राधिका को आश्वस्त करना चाहता था कि वो अपनी जान के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तभी वहाँ रजनीश आ गया, उसका छोटा भाई। एकाएक घर का मुखिया बन गया था। वो दृश्य याद करके लेटी हुई राधिका की हंसी छूट गई। कैसे उसके छोटे से भाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर श्यामल को धक्का दिया था और फिर मुट्ठी बांधकर उसके मुंह पर मुक्का मारने दौड़ पड़ा था रजनीश। श्यामल ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में भरकर रजनीश को हवा में उठा लिया था। शांत हो जा बच्चे, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मदद करने आया हूँ, श्यामल ने रजनीश के बालों में उंगलियां फिराते हुए समझाया था। फिर तो श्यामल और उसके पिताजी, जो उस समय शहर के मेयर थे, उसके परिवार की ढाल बन गए थे। बिजनेस और प्रॉपर्टी छुड़वाई। सभी लालचियों और मौका परस्तों से रजनीश को व्यापार दोबारा जमाने में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। उसके ससुर ने। साल बीतते बीतते ज़िंदगी पटरी पर आ गई उनकी। तब श्यामल ने ही रजनीश का एडमिशन अपनी बहन के स्कूल में करा दिया। 12वीं में पढ़ रही नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी संगीता। तो बस अक्सर तीनों साथ में पढ़ते, लड़ते और झगड़ते। बोर्ड की परीक्षाएं भी दे आई। रजनीश के पेपर होने के बाद श्यामल ने राधिका के आगे शादी का प्रपोजल रखा तो श्यामल के पिताजी और सुधाजी तो बहुत खुश हुए, मगर शांति देवी की छाती पर सांप लौट गई। उन्होंने अपने गांव की एक लड़की श्यामल के लिए बहुत पहले से पसंद कर रखी थी। शायद शगुन के तौर पर कुछ गहना भी सौंप चुकी थी वो उस लड़की को, मगर राधिका की एंट्री ने उनकी साख मायके में गिरा दी और वो इसी बात पर आज तक राधिका से बैर मानती आई है। राधिका अब सुबकने लगी थी। श्यामल को उसके रोने का एहसास हुआ तो पलटकर उसको अपने नज़दीक खींच लिया और इसके सिर पर अपनी ठोड़ी टिकाकर आंखें फिर से बंद कर लीं। आज भी सिर्फ राधिका का सानिध्य ही उनके कलेजे को ठंडक दे पाता है। भले ही उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, मगर दोनों ही आंख बंद किए हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। शादी के इतने साल बाद भी उनके बीच का प्यार उतना ही गहरा बना हुआ था। तभी तो एक दूसरे से अलग वो सो भी नहीं पाते थे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आगे कहानी में क्या होता है ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। अगली सुबह रजनीश तैयार होकर टेबल पर आया तो नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ था। जहाँ कल तक सुधाजी हड़बड़ा कर नाश्ते के डिब्बे पैक कर रही होती थी, वहीं आज वो आराम से सभी के साथ बैठकर सुबह की चाय का मज़ा ले रही थी। आशा जी चारों बच्चों को अपम और मूंग स्प्राउट सर्व कर रही थी। पाखी, तानी और सरन्या तीनों कल रात का रजनीश को गिर जाने वाला किस्सा आशा जी से शेयर कर रही थी और धीर चुपचाप उन तीनों की बातें सुनते हुए अपना फ़ोन चला रहा था। तभी नन्ही किचन से सबके टिफ़िन लेकर निकली। 6 डिब्बे? हाँ भाई, अब नंदिनी और मेरा मिलाकर 6 ही डिब्बे बनेंगे रोज़। रजनीश को अपनी बढ़ गई फैमिली देखकर मज़ा आ रहा था। दीनानाथ जी सुधा जी को सुडोकू सिखा रहे थे।
अच्छा भाई साहब, ये गेम होता है। मैं तो इसे आज तक बच्चों के गणित वाले प्रश्न समझती थी। सुधा जी की बात पर सबको हंसी आ गई तो वो एकदम झेंप गई। अरे मैं रसोई में नन्ही की मदद करती हूँ, बच्चों के साथ उसे भी तो स्कूल जाना होगा। नन्ही का नाम सुनते ही रजनीश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जिसे रसोई से अब बाहर आती हुई नन्ही ने फ़ौरन नोटिस कर लिया। तभी आशा जी की नज़र रजनीश पर भी पड़ गई। जवाई सा आइए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। आशा जी के संबोधन पर धीर की भी हंसी छूट गई। मम्मी, ये इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे रजनीश ही बुलाया करो। ठीक है रजनीश बेटा, आप भी नाश्ता कर लीजिए और नन्ही तुम भी आकर बैठो इधर। अब रसोई समेटने का काम मैं कर देती हूँ। आशा जी ने अगल बगल की कुर्सियों पर दोनों को जबरन बिठा दिया तो सुधा जी ने छुपकर आशा जी को थम्स अप करके दिखा दिया। आज सुबह ही उन दोनों ने नन्ही और रजनीश के बीच की दूरियां ख़त्म करने का प्लान तैयार किया था। रजनीश ने नाश्ता शुरू किया तो सुधा जी ने अगले संडे घर में सुंदरकांड कराने की इच्छा जताई। बेटा, तुम्हारी शादी को लेकर सब तरफ र्यूमर्स फैल रहे हैं। कल से इतने लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि मेरा सिर चकरा गया है। मुझे लगता है कि अपने जानने वालों को नन्ही से मिलवाना अब ज़रूरी है। इस संडे सुंदरकांड का पाठ रख लेते हैं। घर में बहुत समय से कोई पूजा हुई भी नहीं है। रजनीश सोच में पड़ गया। वैसे भी उस अनजान लड़की तक तो शादी की खबर पहुंच ही चुकी थी, तो अब सबको बुलाकर डिक्लेयर करने में क्या बुराई है। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझें। आप मेहमानों की लिस्ट बना लेना और मम्मी से भी पूछ लेना वो अपनी तरफ से किसी को बुलाना चाहें तो। आशा जी के लिए रजनीश का मम्मी कहना नन्ही को हैरान कर गया। वो तो अभी तक सुधा जी को मैम बोल रही थी। उसने अपना निचला होठ दांत में दबा लिया। ये उसकी बहुत ख़राब आदत थी। जरा भी सोच विचार में पड़ जाती तो अपना निचला होठ चबाने लगती थी। आशा जी ने अपने 3-4 जानने वालों को न्योता दिया। अशफाक को बुलाने के विचार पर वो थोड़ा कंफ्यूज थी। सुधा जी ने उन्हें दुविधा में देखा तो टोक दिया। आशा, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? आप बेझिझक अपने सभी जानने वालों का नाम दे दीजिए। वो भाभी जी, दरअसल वैसे तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है इधर हमारे इधर। एक अशफाक है, मेरे बेटे जैसा। उसने इनकी बीमारी में और हमारे यहाँ सेटल होने में बहुत मदद की है। आशा जी झिझकते हुए बोली। तो फिर आपने उनका नाम क्यों नहीं दिया अभी तक गेस्ट लिस्ट में? सुधा जी कागज़ पलटकर लिस्ट दोबारा चेक करने लगी। अशफाक को सुंदरकांड में बुलाना आशा जी को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहें। अरे आशा, ऐसे मत सोचो। हमने भी तो अंसारी भाई साहब और डॉक्टर हबीब के परिवारों में न्योता भेजा है। आप बेझिझक अशफाक को भी बुला लीजिए। सुधा जी के इतना कह देने से आशा जी खुश हो गई और अशफाक को फ़ोन करके सपरिवार आने का न्योता भेज दिया। फ्रेंड्स, आगे कहानी में क्या होगा? क्या सुंदरकांड अच्छे से संपन्न हो पाएगा या उस समय भी पूरे मेहलोत्रा परिवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको आगे के एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, हम जल्द ही आपके सामने न्यू एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।